सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से कार्यपालिका नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पाठ रहेगा कार्यपालिका कक्षा 11th राजनीति विज्ञान। तो देखते हैं आज के पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो देखिए विद्यार्थियों, पाठ का नाम है कार्यपालिका। बहुत महत्वपूर्ण पाठ होता है। कार्यपालिका जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है। तो आपको बताना है कि संसदीय कार्यपालिका का क्या अर्थ होता है। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। जहां संसद हो वहां कार्यपालिका का होना। ख, संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका का होना। ग, जहां संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है। घ, ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। तो देखिए संसदीय कार्यपालिका का अर्थ क्या है। जहां संसद हो वहां कार्यपालिका होना नहीं, यानी यह कार्यपालिका का सही अर्थ नहीं है। संसद जहां निर्वाचित कार्यपालिका, यह भी नहीं है। जहां संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है, यह भी नहीं है। ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, वह कार्यपालिका होती है। तो संसदीय कार्यपालिका का अर्थ हो जाएगा घ, ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। तो कार्यपालिका का अर्थ क्या हो गया कि ऐसी कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका पूछ रहा है, तो संसदीय कार्यपालिका का अर्थ हो गया कि ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, संसदीय कार्यपालिका कहलाती है। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं कार्यपालिका नामक पाठ का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संवाद पढ़ें। आप किस तर्क से सहमत हैं और क्यों। तो आप जो संवाद हैं उन संवादों को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद बताएंगे कि आप इसमें से किस तर्क से सहमत हैं और उस तर्क से सहमत होने का क्या कारण है। अमित कहता है संविधान में, कौन कहता है, अमित कहता है कि संविधान के प्रावधानों को देखने से लगता है कि राष्ट्रपति का काम सिर्फ ठप्पा मारना है। संविधान में जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों को देखने से क्या लगता है कि राष्ट्रपति का काम सिर्फ ठप्पा मारना मात्र है। तो यहाँ पर जो ठप्पा मारना का मतलब है कि जो कार्यपालिका कहती है राष्ट्रपति को, वो मानना जरूरी है। तो आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं। तो देखिए सहमत हैं इससे, यानी अमित के जो कथन है उस कथन से सहमत हैं कि संविधान के प्रावधानों को देखने से लगता है राष्ट्रपति का काम सिर्फ ठप्पा मारना है। क्यों? क्योंकि भारत में संस्थात्मक कार्यपालिका को अपनाया गया है। तो भारत में कौन सी कार्यपालिका है? भारत में संसदात्मक कार्यपालिका को अपनाया गया है। और संसदात्मक कार्यपालिका को अपनाया गया है जिसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। संसदात्मक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से भारतीय
जो संसदात्मक कार्यपालिका है उसके अनुसार राष्ट्रपति को जो निर्णय होते हैं उसका समर्थन करना होता है। तो इसलिए इसे जो कथन है उससे अमित के कथन से हमें सहमत हैं। अब क्षमा कह रही है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, इस कारण उसे प्रधानमंत्री को हटाने का भी अधिकार होना चाहिए। तो क्षमा कहती है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस कारण उसे प्रधानमंत्री को हटाने का भी अधिकार होना चाहिए, यह क्षमा का कथन है। लेकिन देखिए, जब तक प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत प्राप्त हो तब तक राष्ट्रपति को हटाया जाना उचित नहीं है, इसलिए हम क्षमा के कथन से असहमत हैं। तो हम इस कथन से असहमत क्यों है भाई? क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत प्राप्त होता है तब तक राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाना उचित नहीं होता है। आगे राजेश कहता है कि हमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद संसद बैठक बुलाकर एक नेता चुन सकती है जो प्रधानमंत्री बने। तो यहां पर राजेश कह रहा है कि हमें राष्ट्रपति पद की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के बिना भी चुनाव के बाद संसद की बैठक बुलाई जाए और नेता चुन लिया जाए जो प्रधानमंत्री बने। लेकिन यदि संसद की बैठक बुलाई जाए तो अब प्रश्न बनता है, हम इस कथन से बिल्कुल असहमत हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न बनता है कि संसद की बैठक बुलाएगा कौन और प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा कौन। और दूसरी बात है कि यदि स्पष्ट बहुमत न हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। इसलिए हम राजेश के इस कथन से सहमत नहीं हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं कार्यपालिका नामक पाठ का तीसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न देखते हैं? तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। आपको सुमेलित करना है। क्या है? भारतीय विदेश सेवा क्या है? जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती है। क्या जिसमें भर्ती हो, जो भर्ती होती है जहां उसी प्रदेश में काम करती है, क्या वो भारतीय विदेश सेवा होती है? यानी जिसमें भर्ती की जाती है उसी प्रदेश में काम करती है, क्या वो भारतीय विदेश सेवा होती है? है प्रादेशिक लोक सेवा क्या है? केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती है जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और। क्या यह प्रादेशिक लोक सेवा होती है? वैसे तो आपको बता दिया सुमेलित नहीं है, इनको सुमेलित करना है। अखिल भारतीय सेवाएं जिस प्रदेश में भेजा जाए उसमें काम करती हैं। इसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है। तो देखिए, ये कह रहा है कि भारतीय विदेश सेवा क्या है? क्या भारतीय विदेश सेवा जिसमें भर्ती हो उसी प्रदेश में काम करती है वो होती है? नहीं होती है। प्रादेशिक लोक सेवा क्या होती है? केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती है या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और। क्या वो प्रादेशिक लोक सेवा होती है? अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं? क्या जिस प्रदेश में भेजा जाए उसमें काम करती हैं। इसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है। क्या वो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं? केंद्रीय सेवाएं क्या भारत के लिए विदेशों में कार्यरत है वो केंद्रीय सेवाएं हैं? तो इनको हम सुमेलित करेंगे। तो देखिए, भारतीय विदेश सेवा क्या है? भारतीय विदेश सेवा भारत के लिए विदेशों में कार्यरत है वो भारतीय विदेश सेवा है। तो भारतीय विदेश सेवा क्या है? तो भारतीय विदेश सेवा क्या है कि भारत के लिए विदेशों में कार्यरत है वो भारतीय विदेश सेवा है। प्रादेशिक लोक सेवा क्या है? जिसमें बहाली हो या जिसमें भर्ती की गई हो उसी प्रदेश में काम करती है वो क्या होती है? प्रादेशिक लोक सेवा होती है। अखिल भारतीय सेवाएं क्या हैं? तो अखिल भारतीय सेवाएं क्या है कि जिस प्रदेश में भेजा जाए
उसमें काम करती हैं। इसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है, वो होती हैं अखिल भारतीय सेवाएं। तो भारत के लिए विदेशों में कार्यरत सेवाएं, भारतीय विदेशी सेवा, जिसमें भर्ती हो उसी प्रदेश में काम करती हो वो सेवा प्रादेशिक लोक सेवा, जिस प्रदेश में भेजा जाए और उसमें काम करती हैं, इसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है, वो सेवाएं क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। इसके बाद घ केंद्रीय सेवाएं क्या है, तो केंद्रीय सेवाएं केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती हैं, जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और, वो होती हैं केंद्रीय सेवाएं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में हमने सुमेलित करके देखे कथनों को। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं कार्यपालिका नामक पाठ का चौथा प्रश्न। तो देखिए चौथा प्रश्न क्या है। उस मंत्रालय की पहचान करें, उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार को जारी किया है। तो वो आपको मंत्रालय बताना है, मंत्रालय कौन सा है। दूसरा यह भी बता दीजिए कि वो केंद्र सरकार के अधीन है या राज्य सरकार के अधीन है, वो भी आप बता दीजिए। इसमें मंत्रालय कौन सा है, जारी किसने किया है वो समाचार, और यह भी बता दीजिए कि वो सेवा केंद्र की है या राज्य की। तो देखिए, आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि सन 2004-5 में तमिलनाडु पाठ्य पुस्तक निगम ने कक्षा 7, 10 और 11 की नई पुस्तकें जारी करेगा। तो आपको बताना है कि यह मंत्रालय कौन सा है जो कह रहा है कि आधिकारिक तौर पर कहा जाया कि सन 2004-5 में, आधिकारिक तौर पर कहा जाए कि सन 2004-5 में तमिलनाडु पाठ्य पुस्तक निगम कक्षा 7, 10 और 11 की नई पुस्तकें जारी करेगा। तो वो मंत्रालय हो जाएगा, यह समाचार तमिलनाडु राज्य के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया होगा। यह समाचार किसके द्वारा, कक्षा 7, 8, कक्षा 7, 10 और 11 की नई पाठ्य पुस्तकों से संबंधित है। तो यह जो समाचार है ये किसके द्वारा जारी किया जाएगा, यह समाचार तमिलनाडु राज्य के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया होगा, क्योंकि तमिलनाडु राज्य में तमिलनाडु पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा राज्य में कक्षा 7, 10 और 11 के लिए नया सत्र शुरू करना था, इसलिए तमिलनाडु पाठ्य पुस्तक निगम ने यह समाचार जारी किया। आगे भीड़ भरे तिरुवल्लुर चेन्नई खंड में लोहा अयस्क निर्यातकों की सुविधा के लिए एक नई रेल लूप लाइन बिछाई जाएगी। नई लाइन लगभग 80 किलोमीटर की होगी। यह लाइन पुट्टूर से शुरू होगी और बंदरगाह के निकट अत्तिपट्टू तक जाएगी। तो आपको बताना है कि यह समाचार किसके द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए, यह रेल मंत्रालय है, तो इस कारण से यह आदेश रेल मंत्रालय का है, क्योंकि रेल विभाग से संबंधित है ना। यह मंत्रालय संघ सूची का विषय होने के कारण केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो जो तिरुवल्लुर चेन्नई खंड में लोहे अयस्क निर्यातकों की सुविधा के लिए एक नई रेल लूप लाइन बिछाई जाएगी। तो रेल लाइन से संबंधित समाचार है, तो यह किसके द्वारा जारी किया होना चाहिए, यह आदेश रेल मंत्रालय द्वारा जारी किया होना चाहिए, और रेल मंत्रालय द्वारा जारी किया हुआ है। और दूसरी बात देखें तो जो रेल मंत्रालय होता है वो कौन सी सूची में आता है, संघ सूची में आता है, इस कारण यह केंद्र सरकार के अधीन होगा। तो रेल मंत्रालय संघ सूची का विषय होने के कारण केंद्र सरकार के अधीन आता है। रमयमपेट मंडल में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं की पुष्टि के लिए गठित 3 सदस्यीय उप विभागीय समिति ने पाया कि इस माह आत्महत्या करने वाले 2 किसान और यहां पर कह रहा है कि रमयमपेट मंडल में किसानों की
किसानों की आत्महत्या की घटनाओं की पुष्टि के लिए गठित 3 सदस्यीय उप विभागीय समिति ने पाया कि इस माह आत्महत्या करने वाले 2 किसान फसल कृषि से संबंधित है, फसल के मारे जाने से आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। तो यह आदेश किसके द्वारा जारी किया होगा? यह आदेश या यह मामला कृषि मंत्रालय का है। कौन सी मंत्रालय? कृषि मंत्रालय का है, जो राज्य मंत्रिमंडल के अधीन आता है। तो कृषि मंत्रालय किसके अधीन आता है? कृषि मंत्रालय राज्य मंत्रिमंडल के अधीन आता है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार का कृषि मंत्रालय भी राज्य सरकार के माध्यम से सहायता हेतु कदम उठा सकता है। तो इस प्रकार से कृषि मंत्रालय है वो राज्य मंत्रिमंडल का विषय है, लेकिन यदि केंद्र सरकार चाहे तो वो भी राज्य सरकार के माध्यम से इस हेतु सहायता के लिए कदम उठा सकती है। तो इस प्रकार से हमने चौथा प्रश्न देखा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति, प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे बड़े नेता को चुनता है, लोकसभा में बहुमत अर्जित करने वाले गठबंधन दलों में सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है, राज्यसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है, गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता हो। तो सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति इस परिस्थिति में लोकसभा के सबसे बड़े नेता को चुनता है, या फिर लोकसभा में बहुमत अर्जित करने वाले गठबंधन दलों में से सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है, या राज्यसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है, या गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। तो सही है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। तो उत्तर हो जाएगा घ, गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है राष्ट्रपति जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, इस चर्चा को पढ़कर बताएं कि कौन सा कथन भारत पर सबसे ज्यादा लागू होता है। तो आपको जो चर्चा है वो चर्चा दिखाई जाएगी, आपको बताना है। तो देखिए, आलोक कहता है कि प्रधानमंत्री राजा के समान है, वह हमारे देश में हर बात का फैसला करता है। कौन कहता है? चर्चा में आलोक सबसे पहले बोलता है कि प्रधानमंत्री होता है वो एक राजा के समान होता है, और वह हमारे देश में हर बात का फैसला कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए या उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। तो जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, कि जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है।
शेखर कहता है कि प्रधानमंत्री सिर्फ बराबरी के सदस्यों में प्रथम है, इसे कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। सभी मंत्रियों और प्रधानमंत्री के अधिकार बराबर हैं। तो क्या आपको यह लगता है कि सभी मंत्रियों और प्रधानमंत्री के अधिकार बराबर होते हैं? इस बात में दम नहीं है कि मंत्रियों और प्रधानमंत्री के अधिकार बराबर होते हैं। ये प्रश्न क्या करें, इस चर्चा को पढ़कर बताएं कि कौन सा कथन भारत पर सबसे ज्यादा लागू होता है। फिर एक कथन और आ रहा है, वो देखते हैं। वो भी कह रही है कि प्रधानमंत्री को दल के सदस्यों तथा सरकार को समर्थन देने वाले सदस्यों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो नीति निर्माण तथा मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री की बहुत ज्यादा चलती है। तो अब आपको इन जो चर्चा के जो 3 बिंदु हैं उनको पढ़ना है और पढ़ के फिर बताना है कि कौन सा कथन भारत पर, किस पर, हमारे देश पर सबसे ज्यादा लागू होता है। तो आलोक कहता है प्रधानमंत्री राजा के समान होता है, वह हमारे देश में हर बात का फैसला करता है, होता है, लेकिन हम राजा के समान नहीं मान सकते। खैर में कह रहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ बराबरी के सदस्यों में प्रथम है, इसमें कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, सभी मंत्री और प्रधानमंत्री के अधिकार बराबर हैं, तो यह भी बात उचित नहीं है। प्रधानमंत्री को दल के सदस्यों तथा सरकार को समर्थन देने वाले सदस्यों का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री को दल के सदस्यों का तथा सरकार को समर्थन देने वाले सदस्यों का ध्यान भी रखना पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो नीति निर्माण तथा मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री की बहुत ज्यादा चलती है। तो बात भी ऐसी है कि ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री की बहुत ज्यादा चलती है। तो देखिए, उपयुक्त चर्चा में तीसरा जो बॉबी का जो कथन है वो भारत के संदर्भ में सबसे ज्यादा लागू होता है, क्योंकि सही है कि भारत में प्रधानमंत्री को दल के सदस्यों तथा सरकार के समर्थन देने वाले सदस्यों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और कुल मिलाकर देखें तो नीति निर्माण तथा मंत्रियों के चयन में बिल्कुल मंत्रियों के चयन में किसकी चलती है? प्रधानमंत्री की ही चलती है। इसलिए यह जो कथन है ये सबसे ज्यादा भारत के संदर्भ में लागू होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने आज के हमारे पाठ कार्यपालिका के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहना। आपने वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे।